चलिए चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, 2-4 बच्चे और आएंगे, ठीक है। सानिका का नेम कहाँ गायब हो गया? चलिए, अब आज हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन से रिलेटेड कल हमने नाइट्रोजन फैमिली की स्टडी कर रहे हैं, उसका फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, और फिर था उसमें एसबी, एंटीमनी एंड अदर। तो कल हमने इनके हाइड्राइड की स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का हाइड्राइड कौन था? NH3। फास्फोरस का हाइड्राइड कौन था? PH3। आर्सेनिक का हाइड्राइड ASH3, SbH3 एंड BiH3। नाम मैंने इनके आपको बोले थे। पहले का नाम है अमोनिया, दुनिया पहचानती है, आप भी पहचानते हो। इसका नाम है फास्फीन। नाम सुन लीजिए, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। इसका नाम अमोनिया, इसका नाम फास्फीन, इसका नाम आर्सिन, इसका नाम एस्टोबिन और इसका नाम बिस्टोबिन। सभी के आगे मिन लगा हुआ है और अजीब से इनके नाम होंगे। नाम अपने को याद करना है। डायग्राम भी बने आते हैं। डायग्राम आपको कल इन सबके बनवाए थे। डायग्राम इनके ट्राइगोनल पिरामिडल है। एक लोन पेयर सबके पास होता है। क्योंकि इनके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, डोनेशन में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से। तो एक लोन पेयर इनके पास फ्री स्टेट। अब एक लोन पेयर है तो इसका मतलब ये किसी को लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो कल हमने इनके लुईस बेसिक नेचर के बारे में स्टडी की थी। केस ऑफ लुईस बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर के डोनर है। और सबसे फास्ट लोन पेयर कौन डोनेट करता है? सबसे फास्ट लोन पेयर डोनेट करता है, सबसे फास्ट लोन पेयर डोनेट करता है अमोनिया। नाइट्रोजन की साइज स्मॉलर है, उसका लोन पेयर स्मॉल, वो आसानी से डोनेट करेगा किसी को भी। इसलिए बेसिक नेचर में सबसे पहले कौन था? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिक कैरेक्टर का। बेसिक कैरेक्टर में सबसे अमोनिया। स्पीकर बंद रखिए जिसने भी ऑन कर रहा है। अब दूसरा हमने बॉन्ड एंगल की स्टडी की थी। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तीसरी स्टडी करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आज स्टार्ट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और जल्दी से हाइड्रोजन को जल्दी से हाइड्रोजन विश्व में रिलीज करेगा, क्योंकि लार्जर है, बिस्मथ की साइज लार्जर है, इसके कारण वो हाइड्रोजन का। ये स्पीकर बंद करिए। किसने स्पीकर स्टार्ट कर रखा है? स्पीकर बंद करिए। हमारे क्लास का नहीं है, उसको नाम बता, मैं हटाता वहां से। नाम लिख मैं हटाता, उसको रिमूव करता। प्रणव जाधव।
सानिका कहाँ है? चलिए, पायल गोले अपने यहाँ की है। प्रतीक्षा खरे, प्रतीक्षा खरे को मैं पोस्ट बना देता, वो अब एडमिट करेगी। चलिए, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है, सबसे जल्दी हाइड्रोजन को कौन रिलीज करेगा? सबसे जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा बिस्मथ, क्योंकि उसकी साइज लार्जर है। और जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑर्डर है वो ऐसे बदल जाएगा। ठीक है। अब समस्या ये आती है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल केस, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड होता है। इस पर डिपेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट। इस ग्रुप के बारे में बात, किसी दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड का स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनके अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड है। तो इनका पार्टिकुलरली अट्रैक्शन फोर्स क्या है? अगर आप यहाँ बिस्मथ के पास जाओगे तो इसके पास है वीक वंडर वाल का फोर्स WWF, और ये वीक वंडर वाल फोर्स तो वीकेस्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक है। इसका मतलब वीक वंडर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ वीक है, लेकिन वो खुद किस पर डिपेंड है? वीक वंडर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ साइज पर डिपेंड है। और इसमें आप देखोगे बिस्मथ की साइज लार्जर है। बिस्मथ की साइज लार्जर है तो उसके वीक वंडर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ हायर होगी, मतलब इसके पास अट्रैक्शन फोर्स हायर है। चाहे वो वीक वंडर वाल फोर्स का अट्रैक्शन फोर्स हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है। इसलिए सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बिस्मथ के हाइड्राइड का, BiH3, ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। उससे लेस क्योंकि उससे छोटा स्मॉलर साइज का कौन है? स्टवीन, SbH3। अब समस्या ये आती है कि अमोनिया के पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब यहां तक तो वीक वंडर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ के कारण बॉइलिंग पॉइंट हायर है, लेकिन अमोनिया में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? कि यहां पर नाइट्रोजन से कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच। और हाइड्रोजन जब जब नाइट्रोजन से क्या किससे अटैच हो? ना हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से कौन से अटैच हो? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से किधर जाएंगे? नाइट्रोजन के साइड, अमोनिया में। तो ये होगा स्लाइटली पॉजिटिव। और दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा ये नेगेटिव होगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन भी नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसके कारण इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अमोनिया की इंक्रीज होगी और बॉइलिंग पॉइंट 3rd नंबर पे आ जाएगा। अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल केस है। फिर कौन आ जाएगा? अमोनिया आ गया। फिर कौन आएगा? SH3। फिर सबसे कम PH3। मेल्टिंग पॉइंट में भी इसी तरह एक्सेप्शनल केस है। पहले बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शनल केस लिख लीजिए। 2 पॉइंट अपने को लिखना है। पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। लिखिए, कल 2 पॉइंट लिख लिए थे हमने, बेसिक कैरेक्टर
और दूसरा था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। अब यहां पर लिखिए reducing property increases down the group, क्योंकि हाइड्रोजन वो आसानी से रिलीज करेगा, बिस्मथ की साइज लार्ज है। नंबर 4 पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल केस है। पहले आर्डर बना लीजिए, आर्डर बनाने के बाद फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। मेरा मोबाइल बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनल केस है इस ग्रुप में। तो पहले आर्डर बना लीजिए। सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिस्टमिन का होगा, दूसरे नंबर पे स्टबिन, तीसरे पे अमोनिया आ जाता है, ये इरेगुलर टेंड होता है। चौथे पर आर्सिन, पांचवे पे फास्फिन। फास्फिन गैस होता है, अमोनिया भी गैस है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है और इसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। चलिए नोट करिए, स्टेटमेंट लिखिए डाउन साइड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, स्टेटमेंट लिखिए जो मैं बोलता हूँ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ hydrides of nitrogen family is irregular, and the boiling point depends upon, and the boiling point depends upon attraction force of particle, the size of bismuth, is larger, the size of bismuth is larger, so higher strength of weak van der Waals forces, so higher strength of weak van der Waals forces, so have higher boiling point, so have higher boiling point. ठीक है, बट अमोनिया कंटेन, but ammonia contain hydrogen bond, so boiling point of ammonia, is intermediate, and increase as compared to
आर्सिन एंड फास्फीन, आर्सिन एंड फास्फीन। चलिए नोट कर लिया। अब ये हाइड्राइड की प्रॉपर्टी खत्म हुई, 4 प्रॉपर्टी पे मैंने हाइड्राइड को आपको पढ़ाया। अब यहाँ स्पेशली बात करेंगे, हाँ बोलिए। बट अमोनिया, क्या बोला? बट अमोनिया कोबाथाइकेन आएगा क्या? आप क्या बोलना चाहती सानिका? आपने क्या लिखा? आगे क्या क्या कहना चाहती है? आपने जो लिखा है वर्ड, फिर से स्पीकर ऑन करके बोलिए। क्या बोलना चाहती है आप? हिंदी या इंग्लिश में बोलिए। सानिका भोसले, आपने जो लिखा है वो वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहे, उसके मीनिंग्स। आप या तो स्पीकर ऑन करके बोलिए या फिर डबल से लिखिए क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, सानिका ना स्पीकर ऑन करके बोलना चाहती है, ना चैट में कुछ लिखना चाहती है। चल बाद में लिखना। अब हम नाइट्रोजन को स्टार्ट करते हैं। N2 ये हमारा सिलेबस है। हाइड्राइड की हमने स्टडी की है। हाइड्राइड के बाद स्पेशली आता अब नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन? आपको पता है कि उसमें 2 एटम कंबाइंड होकर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका नाम डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले समझेंगे हम डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड। कल हम इतना समझ चुके थे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका हायर है, तो इसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब ये कैसी है? लीस्ट रिएक्टिव। डाई नाइट्रोजन कैसी है? लीस्ट रिएक्टिव होती, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हायर, स्टेबिलिटी इसके पास ज्यादा है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड को समझेंगे। पहली प्रिपरेशन मेथड NH4 NO2 अमोनियम नाइट्राइड। जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? अनस्टेबल। और ये कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस 2H2। तो ये लैब मेथड है। कौन सी मेथड है ये? लैब मेथड। लैब मेथड में स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। तो हम ये समझेंगे NH4NO2 कहाँ से आएगा? तो NH4NO2 लेबोरेटरी में, क्योंकि अनस्टेबल है, लाए तो कहीं से होंगे इसको। तो इसको लाने का तरीका है NH4Cl प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट को NH4Cl से रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? NH4NO2 प्लस, यहाँ से इसको हटा देते हैं, NaCl। ये NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट अनस्टेबल होता है। जैसे इसको हीट सप्लाई करते हैं, ये N2 गैस डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। ये लैब मेथड है, पहली मेथड। सेकंड मेथड
जब हम अमोनिया को एक्सेस में ले और उसका क्लोरीनेशन करें, क्लोरीनेशन मतलब ऑक्सीडेशन करें, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग है। जैसे 6NH3 प्लस 3Cl2, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा N2 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करिए, तो नाइट्रोजन कितनी है 3, ये हो गई 6 नाइट्रोजन। देखते हैं इससे बैलेंस होती है नहीं। अब हाइड्रोजन कितने हैं 18, तो 18 तो बैलेंस होगी नहीं। इसका मतलब इसको क्या करें 8NH3 करें, एक्सेस में है अमोनिया के, तो ये नाइट्रोजन होगा 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4N2। अब देखते हैं क्या होता है, और ये NH4Cl, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, यही नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन दो जगह है, NH4Cl भी बना और ये हो गया, तो इसको एक काम करिए 6 करिए, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन 6 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, बैलेंस। तो यहाँ समझिए जब हम एक्सेस लें, एक्सेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एक्सेस ले, मतलब हम अमोनिया को क्या कर रहे हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्लोरीन से उसका ऑक्सीडेशन करें, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग है, तो यहाँ पर N2 बदल जाएगा। अब थर्ड मेथड, ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट लेब मेथड थी। थर्ड मेथड है अमोनियम Cr2O7, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा K2Cr2O7, यहाँ लिखता K2Cr2O7, हमने रेडॉक्स में स्टडी की थी, इसका नाम आया था पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ मैंने K2 के प्लेस पे क्या लगा दिया NH4O5, मतलब अमोनियम, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, उसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट था, तो इसका नाम बन जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको जब हीट सप्लाई करते हैं तो हमें अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन ऑक्टेन होती है, क्या हो जाएगा N2 प्लस Cr2O3 और रिमेनिंग इसमें बनेगा वाटर। बैलेंस करते हैं, क्रोमियम कितना है Cr2O3 हो चुका है, नाइट्रोजन कितनी थी, तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है इधर 7, उधर 3 + 4, तो इसको क्या कर लें 4H2, बैलेंस हो गए, सभी बैलेंस। ये 3 प्रिपरेशन मेथड डाइनाइट्रोजन। ठीक, अब इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस, लाइटर देन एयर, एयर में ये मिक्सचर के फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन परसेंटेज वाइज एयर का कंपोनेंट है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सभी गैस होती है। तो ये वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी स्प्रैंगली सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है, ठीक है, बट सोल्यूबल तो है क्योंकि नाइट्रोजिनस कंपाउंड सी वाटर या कहीं भी दूसरी जगह वाटर में हमको मिल जाएगा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बोर्ड पर जगह खत्म है, फिर हम इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। पहले नोट करिए, ये जिसने भी स्पीकर ऑन कर रखा है ये बंद करिए, आवाज आती है बार बार। चलिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, बोर्ड पर तीनों प्रिपरेशन मेथड लिखी हुई है, आप उनको नोट कर लीजिए और उसमें समझा दिया क्या मेथड है। पहली मेथड लैब मेथड है, डायरेक्ट लिखिए। दूसरी मेथड सिंपल जनरल मेथड है, अमोनिया का क्लोरीनेशन किया, आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन है। थर्ड मेथड अमोनियम बाइकार्बोनेट, डाइकार्बोनेट नाम लिख रखा है मैंने।
उसको हीट सप्लाई करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट को, तब नाइट्रोजन का ऑक्टेन होता है। तीनों मेथड लिखिए, फिर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। जब ये नोट कर लें तो डन लिखिए, ओके लिखिए, फिर आगे बढ़े। चलिए भाई, जब नोट कर लें तो यस आर नो लिखिए, प्रिपरेशन मेथड तीनों नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, अभी तक क्या बात है, बहुत टाइम लिया आपने। क्या प्रॉब्लम है? अभी तक किसी ने नोट नहीं किया? चैट में मैसेज लिखिए यस और नो। विशाल प्रसाद ने नोट कर लिया। भाई एक दो बच्चे हो जो स्लो स्पीड में लिखते हैं वो लिखिए यस और नो। जो सबसे स्लो मोशन में होगा वो लिख ले, मीन्स फिर दुनिया ने लिख लिया। चलिए चलिए, अब लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं होती, स्टेटमेंट लिख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये हेडिंग है। अब मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलूंगा, आप चाहे पॉइंट वाइज लिखिए चाहे स्टेटमेंट। नाइट्रोजन इज ए कलरलेस
ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस, कलरलेस टेस्टलेस ऑर्डरलेस गैस, लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये कम रेशो में डिसॉल्व होती है। It is neither combustible, it is neither combustible nor support, ना तो ये खुद जलती है ना किसी को जलाने में सहायता करती है। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में समझते हैं भाई क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल। डाइनाइट्रोजन की नॉन मेटल से रिएक्शन करेंगे। नॉन मेटल में सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, जैसे M2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 5NH3 गैस। ये अमोनिया की हेबर प्रोसेस है, आपको पता है इसका नाम है अमोनिया हेबर प्रोसेस, नाम लिख लेना। अब मैंने जो ये एरो बनाए हैं इसका मतलब आप समझते हो ये कौन सा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें क्या शिफ्टिंग हो जाती है, उनमें शिफ्टिंग हो जाती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जिस स्पीड से इधर जाती है उसी स्पीड से रिटर्न हो जाती है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है। तो अमोनिया का हेबर प्रोसेस जो है उसमें हम नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, बट ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इसलिए स्पेशल कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कौन कौन सी स्पेशल कंडीशन रखना पड़ेगी हमको, पहला कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमको क्या रखना पड़ेगा, हायर। पहली कंडीशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हायर मेंटेन करना पड़ेगा। 1 मोल नाइट्रोजन तो 3 मोल किसको यूज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को यूज करना पड़ेगा। तब रिएक्शन में आकर के 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अमोनिया की हेबर प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसके बारे में आप जानते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब रिएक्शन के टाइम जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी इस सिस्टम से रिलीज होगी और डेल एच की वैल्यू क्या होगी, -46.1 किलो जूल पर मोल। 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं अगर उनको हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। टेम्परेचर की कंडीशन, टेम्परेचर लो कितना रखना पड़ेगा, कितना लो भी कितना रखना पड़ेगा सुन लीजिए,
450 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर रखना पड़ेगा इस रिएक्शन का, लो टेम्परेचर, तब ये फॉरवर्ड जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर डाउन रखा तो बैकवर्ड जाने लगेगा या इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर तो आपके कोई काम नहीं। थर्ड कंडीशन प्रेशर की कंडीशन। इस रिएक्शन के लिए अगर आप डेल एनजी पता करो, डेल एनजी का मतलब होता है प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। ये फार्मूला होता है डेल एनजी का। डेल एनजी का मतलब रिएक्शन में प्रेजेंट प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 3 + 1। नाइट्रोजन का 1 मोल है तो 2 में से 4 को माइनस करो, 2 - 4 = -2। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, और जिन रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो रिएक्शन हाई प्रेशर पर फॉरवर्ड प्रोसीड है। तो आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। अब कितना रखना पड़ेगा वो भी समझ लीजिए। 800 atm प्रेशर इस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर लेती है उनमें हम कभी कभी कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो चौथा इफेक्ट इसमें किसका होगा? कैटलिस्ट का रोल होगा अमोनिया हैबर प्रोसेस में। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे यहाँ लिख देता हूं, Fe आयरन मोलिब्डेनम के साथ। Fe यहाँ किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का। Fe किसका काम करेगा यहाँ? कैटलिस्ट का। बट मोलिब्डेनम इसके साथ क्यों रखा? ये कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, उसकी पावर को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट प्रमोटर। क्या बोलते हैं इसको? कैटलिस्ट प्रमोटर। ये मोलिब्डेनम यहाँ कैटलिस्ट प्रमोटर का काम करेगा। चलिए लिखिए रिएक्शन। लिखिए भाई रिएक्शन, पूरे बोर्ड पर से रिएक्शन लिखिए, मैं कंडीशन आपको लिखवा दूंगा। रिएक्शन विद नॉन मेटल, ये डाई नाइट्रोजन की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, और ये अमोनिया की हेबर प्रोसेस भी है। जब हम अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे तब स्टडी नहीं करेंगे, तब ये बोलेंगे कि हमने अमोनिया की हेबर प्रोसेस विद टर्म कंडीशन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो वो यहीं से आपको करना है, क्योंकि अमोनिया भी अपने सिलेबस में डिटेल है। तो ये मान के चलिए ये डाई नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी है और अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड, दोनों को एक जगह नोट कर लीजिए। पहले रिएक्शन लिख लीजिए, फिर मैं टर्म कंडीशन नोट करवा देता हूं। चलिए रिएक्शन लिख ली होगी, उसके लिए मैं यस और नो ना पूछूंगा, कंडीशन लिखिए। कंडीशन लिखिए भाई। फर्स्ट कंडीशन कंसंट्रेशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन। लिखिए इसमें द अमोनिया हेबर प्रोसेस, डिटेल लिखिए। अमोनिया हेबर प्रोसेस is a reversible process, is a reversible process and attain equilibrium
attain equilibrium. So following factors apply on it. पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी हायर। भाई जिसका भी स्पीकर ऑन है बार बार जो आवाज आ रही है उसे बंद कर लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी हायर, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अमोनिया हेबर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अमोनिया हेबर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Heat energy is evolved. Heat energy is evolved during process. This type of equilibrium at low temperature shift to forward. At low temperature shift to forward. Therefore, for ammonia Haber process, temperature should be low. Temperature should be lower. वो कंडीशन लिखी हुई है कि कितना टेम्परेचर है। थर्ड कंडीशन, प्रेशर। For ammonia Haber process, del G is negative, del Ng is negative। और मैंने del Ng का फार्मूला बोर्ड पर लिख रखा, कैसे कैलकुलेट करते वो भी लिखा है। del Ng is negative, so at high pressure reaction proceed to forward, चलिए फोर्थ कंडीशन लिखिए, कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज करते हैं। Fe एज कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर के नाम से फेमस है। चलिए नोट कर लिया सबने? यस और नो बोलिए। मैंने सारी कंडीशन नोट करवा दी, आपने बोर्ड पर से रिएक्शन को नोट किया होगा। यस और नो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो, विशाल प्रसाद ने नोट किया, और कौन है भाई, आयुष ने नोट कर लिया, रुचिता ने नोट कर लिया, चलो सबने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, हम स्टडी क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। अगली रिएक्शन, अब रिएक्शन विद नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन से भी इसकी N2 गैस प्लस O2 गैस gives twice NO गैस। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और इसमें डेल H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव साइन से होगी। कितना अमाउंट होता है वो याद करना कोई जरूरी नहीं, बट ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, इसका मतलब इसको हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और ऐसी रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट करती है। तो ये नॉन मेटल से रिएक्शन खत्म हुई, अभी बोर्ड पर जगह है और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। अब रिएक्शन करते हैं डाइनाइट्रोजन की मेटल से, रिएक्शन विद मेटल। अब नाइट्रोजन तो खुद लीस्ट रिएक्टिव है, बट ये रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम, बस सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स है उनसे रिएक्टिव मेटल है, तो डाइनाइट्रोजन उनसे रिएक्शन करेगा। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, तो फॉर्मेशन हो जाएगा Mg3N2, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। आप 11th में हो, एस ब्लॉक आप स्टडी कर चुके हो, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे, मैंने ही आपको पढ़ाया एस ब्लॉक, और मेरे को याद है कि उसमें एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप। तब मैंने ये समझाया था, लिथियम स्मॉलर साइज का है तो वो कोवेलेंट नेचर रखता है, मतलब नाइट्रोजन भी कोवेलेंट नेचर रखती है, इसलिए लिथियम की फ्रेंडशिप नाइट्रोजन से, मतलब लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन हम लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। और लिथियम का डायगोनल किससे, मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट होकर मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। मैंने आपको फिर से याद दिलाई, ये चीज याद रखें। यहाँ 3 कर लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। इस मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, 3MgOH और ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा NH3 गैस, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं अपन, Mg3 3MgOH और ट्वाइस 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ हाइड्रोजन को इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने हो गए MgOH और ट्वाइस, तो 3 6 हो गए, 6 12, मतलब यहाँ कितने हाइड्रोजन कर लें 6H, तो बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने का टेंशन मत लीजिए, आपको उसके प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि कहाँ क्या बनेगा, ठीक है। तो अब समस्या ये, कभी कभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, आपने एस ब्लॉक में सॉल्व भी किया था, मेरे को ध्यान है, मेरे को याद रहती है, आप भूल जाते हो। एक कि एयर में पक्का नाइट्रोजन होगी, एयर के अंदर कौन कौन होता है, N2 होता है, CO2 होता है, O2 भी होती है, जिसकी आज की डेट में क्राइसिस हो रही है, ठीक है। तो एयर को जब हम बर्निंग करेंगे या उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, तो एयर की जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मैग्नीशियम बर्निंग विद एयर, मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया, अब एयर में बर्न करोगे तो नाइट्रोजन तो होगी ना वहां, तो मैग्नीशियम को जब एयर के साथ बर्न करते हैं
तो वो नाइट्रोजन से रिएक्ट होता है, क्या फॉर्मेशन कर लेता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर वो आगे बोलेगा कि ये मटेरियल है, ये नाम नहीं देगा, वो बोलेगा एक एलिमेंट है जिसको हमने एयर के साथ बर्न किया तो उसने एक अपना नाइट्राइड बनाया। तो ये ध्यान रखिए, या तो लिथियम होगा या मैग्नीशियम होगा, वो ग्रुप का नाम बोलेगा, अल्कली मेटल है, अल्केलाइन अर्थ मेटल है, क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे तो सभी एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन कर जाते हैं, बट वो आपको हिंट देगा फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का एलिमेंट से जो एयर में बर्न करने पर एक कंपाउंड देता है। तो दो ही एलिमेंट आपकी निगाह में आना चाहिए, लिथियम और दूसरा मैग्नीशियम, क्योंकि ये दोनों ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। चलिए, तो ये कंपाउंड बना। फिर वो बोलेगा कि इसको वाटर सप्लाई किया तो एक गैस लिबरेट होती है, उस गैस का नाम क्या है, अमोनिया। ठीक, तो उसको बोलेगा गैस का नाम बता दो, गैस का नाम अमोनिया आपको बताना है। फिर बोलेगा कि वो जो गैस फॉर्मेशन हुई उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सप्लाई किया, ये CuSO4 into 5H2, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें उसने अमोनिया गैस को पास किया, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CuNH3 ऐसा मटेरियल बनता है। ये वाला आपको इसका नाम लिखना है क्योंकि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो ऐसे इसमें उलझा के आपको अननोन कंपाउंड, अननोन एलिमेंट के बारे में इस रिएक्शन का उपयोग होता है। तो मैं फिर से आपको समझाता, कोई अननोन एलिमेंट है फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का जिसको एयर के साथ बर्न करते, मतलब वो मैग्नीशियम होगा, नाइट्रोजन से वो रिएक्ट होकर Mg3N2 का फॉर्मेशन करेगा, उसको वाटर सप्लाई करोगे तो अमोनिया बनेगी, अमोनिया को कॉपर सल्फेट के साथ वो ब्लू सॉल्यूशन दे देगी, मतलब एलिमेंट कौन है, एलिमेंट मैग्नीशियम है। लिथियम भी ऐसा कर सकता है, बाकी लिथियम फिर आगे के रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए मैग्नीशियम इसका आंसर। नोट कर लीजिए बोर्ड पर, दो प्रॉपर्टी समझाइए, रिएक्शन विद नॉन मेटल जिसमें N2+O2 है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और रिएक्शन विद मेटल में मैग्नीशियम से इसकी रिएक्शन की। चलिए, स्ट्रेंथ बच्चों की कम होती जाती है लास्ट क्लास में, नेट की प्रॉब्लम करते हैं, क्या बताएं क्यों भाग जाते हैं। चलिए भाई, नोट करिए, नोट करने के बाद यस और नो बोलिए। यस और नो बोलिए नोट करने के बाद। चलिए, प्रसाद बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सबसे पहले नोट करता है। क्यों रे भाई, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले लेता है तू केवल? आयुष ने भी नोट कर लिया। चलिए, अनुष्का शर्मा ने, अनुष्का टारडे ने भी नोट कर। चलिए भाई, अधिकांशता बच्चों ने नोट कर लिया। अगली रिएक्शन, एक रिएक्शन इसकी बड़ी फेमस है जिससे हम नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस सीखेंगे कि नाइट्रोजन हमारी काम क्या है। बायो के स्टूडेंट तो जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे क्या काम आता है, क्योंकि बायो के स्टूडेंट को प्रोटीन की डेफिनेशन पता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जिनमें एसिड और अमीन ग्रुप दोनों हो, वो प्रोटीन के नाम से फेमस होते हैं। प्रोटीन क्या काम आता है दुनिया जानती है, ठीक है। चलिए, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंस है,
देखते हैं आगे। कैल्शियम कार्बाइड को N2 से रिएक्ट करते हैं तो भाई स्पेशल कंडीशन में होगी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। बट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर याद करना हर रिएक्शन का बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए लिख लीजिए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन फॉर्म CaCN2। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनाइड CaCN2। और जब इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं CaCN2 प्लस वाटर तो ये क्या देगा आपको NH2 C+O NH2 और इसको आप बोलते हो यूरिया। एज फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं इसको, दुनिया इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करती है। रिएक्शन को नोट कर लीजिए, रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इसीलिए नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस है। अरे प्लांट नाइट्रोजन से ही जिंदा होते हैं। तो कैल्शियम साइनामाइड, साइनाइड इसका नाम है साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। उसको वाटर से रिएक्ट करोगे यूरिया। यूरिया एज फर्टिलाइजर हमें काम आता है। चलिए और कम होगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाती है बच्चे कम होते जाते हैं, जबकि स्टेबल क्वांटिटी अमाउंट में रहना चाहिए, भागते जाते हैं। चलिए चलिए भाई नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम नाइट्रोजन की स्टोरी को खत्म करते हैं और नाइट्रोजन की स्टोरी के बाद हम सेकंड इसका एलिमेंट है नाइट्रोजन, यहाँ खत्म हुआ। नाइट्रोजन के बाद अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन 15 मतलब 2 8 5 वैलेंस शेल थर्ड 3s2 3p3 ये 3s2 और ये 3p3। आप जानते हो थर्ड शेल में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम फास्फोरस की प्रिपरेशन मेथड की स्टडी करें। जब हम Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम फास्फेट, को रिएक्ट करें H2SO4 से या किसी ऐसे मटेरियल से जो हमको कैल्शियम के साल्ट को फास्फेट के साल्ट में बदल के दे। तो रिएक्शन को पहले लिखिए, कैल्शियम फास्फेट रिएक्ट विथ, कैल्शियम फास्फेट को रिएक्ट करोगे सिलिका से 6SiO2 तो ये आपको क्या देगा 3CaSiO3। ठीक है, इसको अगर आप चलिए 3Ca हो गया, यहाँ बन जाएगा P4O10, फास्फोरस का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करिए, इसको डबल कर लीजिए तो बैलेंस हो जाएगी, ये हो जाएगा 6। देखिए बैलेंस कैल्शियम 6 हो गया बराबर, फास्फोरस 4 बराबर है, बाकी सब ऑटोमेटिक बैलेंस। ये बना सबसे पहले फास्फोरस का ऑक्साइड, और फास्फोरस के ऑक्साइड से फास्फोरस को ऑब्टेन करना तो आसान काम है ना। रिड्यूसिंग एजेंट कोई लगाओ, ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, बन जाएगा P4O10 से ये P4O10 प्लस NCO
ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया, इसको लेके भाग जाए, ये भाग गया, क्या बच गया, P4 NCO, इसी का नाम फास्फोरस। पहली मेथड को नोट करिए, फास्फोरस की एक प्रिपरेशन मेथड है कैल्शियम फास्फेट से, और फास्फोरस एक ऐसा मटेरियल है जिससे समझिए 60-70% अपनी बॉडी मैन्युफैक्चर के काम में ये आता है। बोन्स जितने भी है उन्हीं में ये कैल्शियम फास्फेट होता है। तो फास्फोरस की पहली प्रिपरेशन मेथड। दूसरी प्रिपरेशन मेथड हम लाएंगे और वो आपको आती है, बोरान फैमिली में आप पढ़ चुके हो, वापस से मैं रिवाइज कर देता, ना भी पढ़े हो तो बोरान जैसी ही वो रिएक्शन है, उसको बोर्ड पर लिखता, आप समझिए। ये फर्स्ट मेथड थी, ये सेकंड मेथड, वही लेंगे CH3PO4 होल ट्वाइस, H2SO4 से इसको रिएक्ट करेंगे, बैलेंस बाद में कर लेंगे, पहले क्या फॉर्मेशन होगा, 3CaSO4, ठीक है, ये 3CaSO4 मतलब ये 3 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड प्लस 5A3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड H3PO3। ये फास्फोरिक एसिड को हीट सप्लाई करेंगे, H3PO3, तो यहाँ बन जाएगा HPO3, जिसको आप बोलते हो मेटा फास्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, मेटा फास्फोरिक एसिड। नाम लिख लेना भाई, ये रिएक्शन फेमस है इसलिए समझा। मेटा फास्फोरिक एसिड को जब हम MC सीधे कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा P4 प्लस NCO, और हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम, बोलिए, इसको 4 कर लीजिए या 5 बोल जाएगा, बोलिए भाई किसको क्या प्रॉब्लम है। किसी ने स्पीकर ऑन किया है, आवाज आई है तो बोलिए। नहीं, स्टूडेंट तो 21 पर ही रह गई गाड़ी। लिखिए, नोट करिए, फास्फोरस की ये तो प्रिपरेशन मेथड है भाई। नेट की प्रॉब्लम, अगर बच्चे जाते हैं और नेट की प्रॉब्लम है तो बच्चे को ये मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि वो क्लास में अगर बना रहना चाहता है तो नेट अपलोड करके। चलिए नोट करिए दोनों प्रिपरेशन मेथड, और जब नोट कर लें तो बोलिए, फिर हम इसके एलोट्रॉप्स की स्टडी करेंगे। सेकंड वाली रिएक्शन बैलेंस कर लेना, 4HPO3 से बैलेंस हो, फिर इसकी हम एलोट्रॉपिज्म पढ़ते हैं। फास्फोरस अलग अलग कलर का होता है, एलोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होती है।
चलिए भाई नोट करिए। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग लिखिए, एलोट्रोपिज्म ऑफ फास्फोरस। एलोट्रोपिज्म ऑफ फास्फोरस। पहले एलोट्रोपिज्म की डेफिनेशन समझिए। एलोट्रोपिज्म का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फास्फोरस का फार्मूला पी रहेगा, वो केमिकली चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके दो फेमस एलोट्रॉप्स हैं। वैसे तो 4 एलोट्रॉप्स है, 4 नाम है बट 3 टाइप के होते हैं। अब ग्रे कलर का भी आ गया अलग अलग। तो हम सबसे पहले कौन सा एलोट्रॉप्स की बात करें? व्हाइट और येलो फास्फोरस। दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। फास्फोरस एक्चुअली व्हाइट कलर का होता है प्योर स्टेट में, लेकिन जैसे उसको हम कुछ टाइम एयर में रखते हैं तो येलो पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये और ये एक ही चीज, व्हाइट और येलो फास्फोरस। दूसरे टाइप का होता है रेड फास्फोरस और तीसरे टाइप का होता है ब्लैक फास्फोरस। ये कन्वर्जन है। आप व्हाइट फास्फोरस को हीट सप्लाई करोगे तो रेड फास्फोरस कन्वर्ट होगा, और ज्यादा हीट सप्लाई कर दोगे तो ब्लैक फास्फोरस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फास्फोरस में आपको याद क्या करना है? व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। ये ग्लो इन, हाँ ये इसके पास प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग करता है डार्क में। जब लाइट रहेगी तब शाइनिंग नहीं करेगा। ग्लो इन डार्क, डार्क जब होगा अंधेरा तब होता है, चमकता है तेजी से। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसमें से वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती रहती है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी है ग्लो इन डार्क। जहां भी फास्फोरस रहेगा वहां आपको डार्क में कुछ वेव्स चमकती हुई रिलीज होती हुई दिखती है। कभी कभी जब हम कहीं बर्निंग होती है बोन्स, तो वहां पर नाइट के टाइम जहां आपने बोन्स को बर्निंग किया है, वहां नाइट में जब आप जाओगे तो उस बोन्स से फास्फोरस, क्योंकि बोन्स में तो फास्फोरस होता ही है, व्हाइट फास्फोरस डार्क में ग्लो करता है, तो उस प्लेस से वेव्स के फॉर्म में ये डार्क में चमकता रहता है, वेव्स रिलीज होती रहती है। अपने को वहां कुछ शाइनिंग वेव चमकती हुई दिखाई देती है। कभी कभी इंसान डर जाता है, क्योंकि जब वो वेव का फॉर्मेशन होगा तो जो उसके दिमाग में चलता है वैसी डिजाइन बन जाए। और ये फास्फोरस कहाँ होता है आपको पता है? जब बॉडी को बर्निंग करते हैं तो बॉडी के अंदर बोन्स होती है, और बोन्स की जब बर्निंग होगी तो व्हाइट फास्फोरस रिलीज होगा। तो यहाँ पर इसमें लिखिए एलोट्रोपिज्म ऑफ फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस एक ही बात है। इसकी डिटेल हम स्टडी करेंगे, फिर रेड फास्फोरस की स्टडी करेंगे, फिर ब्लैक फास्फोरस सिलेबस में नहीं। पहले इतना लिख लीजिए, एलोट्रोपिज्म इन फास्फोरस। द फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। पूरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरह लिखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स in which same physical properties but different chemical properties, known as allotropism. अब
बोर्ड पर से नोट कर लीजिए। 3 फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट और येलो फास्फोरस एक ही बात होता है। रेड फास्फोरस सेकंड नंबर का है और थर्ड नंबर का है अब पहले व्हाइट फास्फोरस की बात करेंगे आज के, रेड फास्फोरस कल पढ़ेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस के बारे में एक प्रॉपर्टी तो ये लिखी है मैंने कि वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और डार्क में ग्लो करता है। एक प्रॉपर्टी और आपको रेडॉक्स में पढ़ाई थी मैंने, जिस रिएक्शन का नाम था डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये एक रेडॉक्स का टाइप है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। फास्फोरस का एग्जांपल मैंने मान लिया था, वो फास्फोरस की यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज बने, जैसे P4 प्लस NaOH। फास्फोरस को हमने किससे रिएक्ट किया? कास्टिक सोडा से। क्या बनता था? NaH2PO2 सोडियम फास्फाइड बनता है। ठीक है, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? 4। 2 किसने दिए? हाइड्रोजन ने। 1 दिया सोडियम ने, तो 1 फास्फोरस ने दिया। करेक्ट है। NaH2PO2 सोडियम फास्फाइड। फास्फोरस को जब हम NaOH से रिएक्ट करते हैं तो पहले यह मटेरियल बनता है जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन +1 है, और एक मटेरियल बनता है PH3 जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन होता था -3। और जब एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड दो डिफरेंट हो जाए, उसी रेडॉक्स को हम क्या बोलते थे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। तो ये इसका एग्जांपल है। अब आप बोलोगे सर बैलेंस करो, तो रिएक्शन को बैलेंस करने से क्या लेना देना? होना जाना क्या है बैलेंस करने से? कर लीजिए बैलेंस। एक फास्फोरस वहां हो गया, नहीं गड़बड़ है। तो एक काम करें, ऐसे बनना है Na2HPO। देखते हैं बैलेंस करके। तो इसको कर लीजिए 3 कर दोगे तो 6। फास्फोरस सोडियम तो 6 नहीं हो गए, फिर वो 6 हो गए। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 6। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। फास्फोरस 4, 3 इधर हो गए। बैलेंस। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये व्हाइट फास्फोरस की एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, लिख लीजिए। ये पहले भी पढ़ चुके हैं रेडॉक्स में, आपको याद है तो। चलिए लिख लिया होगा, लिखी भी है पुरानी। अब मैं इस व्हाइट फास्फोरस का डायग्राम समझाऊंगा। ये लास्ट है, ये टेट्रा एटॉमिक है। 4 एटम मिलकर एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे बनेगा। ये इस तरह होता है इसका टेट्रा एटॉमिक, टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री में। और यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इस तरह। और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है? फास्फोरस टू फास्फोरस का बाहर लिखता है 60 डिग्री। ये इसका बॉन्ड एंगल, ये व्हाइट फास्फोरस की ज्योमेट्री बना लीजिए। इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन मतलब एंगल का तनाव बहुत ज्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। चलिए भाई, 32 से कितने रह गए? 60। चलिए कल पढ़ेंगे आप। कल रेड फास्फोरस की स्टडी करेंगे। फास्फोरस के ऑक्साइड है। आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है सिलेबस में, तो पहले फास्फोरस के ऑक्साइड पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे। चलिए जय हिंद करिए, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो भी अपने घर जाइए। बाय, सी यू। जय हिंद बोलिए। क्या बात है, कोई नहीं बोला जय हिंद? विशाल प्रसाद।